हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था, याद है क्या आप लोगों को? कल आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था वेरिएबल फोर्स यदि हो तो वर्क डन क्या होगा, और कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क डन क्या होगा। तो थोड़ा सा कल की चर्चा कर लेते हैं अपन। डब्ल्यू का बेसिक सा फॉर्मूला क्या आया था? एफ इंटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट यही बना था ना? कब आया था? जब एफ कांस्टेंट हो, और यदि वेरिएबल हो तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या गया था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ए डी एक्स, ये था। ठीक है, या डॉट नहीं लगा के आप एफ डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये आ गए थे यहाँ तक। अब कल आप लोगों ने एक एग्जाम्पल कर लिया था, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान दो। मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, क्या कोई पार्टिकल 2 kg का, कितने kg का है? 2 kg का, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन दिया है आपको। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा है और टाइम को ऐसे लिखा है t³/3। ये रिलेशन गिवन है आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन है। 2 kg का पार्टिकल है, उस पर 2 सेकंड तक टाइम आपको क्या दिया है? 2 सेकंड तक यदि फोर्स काम करे तो वर्क डन कितना आएगा, यानी डब्ल्यू पूछा है आपको। कोई 2 kg का मास है, उस पर फोर्स ने 2 सेकंड तक फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स कितने टाइम तक लगा? 2 सेकंड तक। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया है और वर्क डन पूछा है। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। क्या देखना है आप लोगों को? आपके ट्यूशन के अंदर है ये क्वेश्चन। इसके अंदर आप लोग क्या ध्यान दोगे? सबसे पहले ये चेक करो, फोर्स जो आएगा वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अब वेरिएबल या कांस्टेंट का कैसे पता चलेगा? फोर्स आप लोगों को पता है ना, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। यदि एम ए की वैल्यू फिक्स आ गई तब तो एफ डॉट डी एक्स लिखेंगे, और यदि वेरिएबल आई, मतलब टी की टर्म में एक्स की टर्म में आ गई, तो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाला लगाएंगे। ठीक है, तो अपन इस दोनों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट दिया है तो जैसे मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को अपन ऐसे लिखें, डी एस बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट किया तो 3 आगे आ गया, t²/3 बचाना, 3 से 3 कैंसिल, तो डी एस बाई डी टी क्या बन गया अपने पास? t² बन गया। तो यहाँ से आप लोग देखो, डी एस बाई डी टी t² है, इसको आप एक बार और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डबल डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ गया? 2t। इसी को आप एक्सीलरेशन बोलते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट का 2 बार आप डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ए क्या आया? 2t आया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोगों को क्या पता रहता है कि भाई एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम का वैल्यू कितना है? 2 kg। ए का वैल्यू कितना है? 2t। तो कितना हो गया? एफ 4t। क्या न्यूटन है? ठीक है ना। ये एफ यहाँ पे 4t आया है। क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है ना, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन वाला। क्या फॉर्मूला होता है? W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस टर्म में दिया है? एस के टर्म में, तो डी एस लिख दूँ मैं? एफ डी एक्स लिखते हो ना, वैसे ही क्या लिख देंगे? डी एस। तो एफ का वैल्यू कितना है? 4t। अब लिमिट एस की लगाएं, एस की लिमिट नहीं दी लेकिन टाइम की दी है 2 सेकंड तक। तो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे करते हैं अपन ने, डी एस लिखना पड़ेगा ना अपने को। डी एस इस इक्वेशन से आ जाएगा। यहाँ से देखो, डी एस को आप लोग ये लिख सकते हो t² इंटू डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t² इंटू डी टी, तो ये आ जाएगी, डी एस की वैल्यू आ जाएगी t² इंटू डी टी। तो यहाँ से आप लोग अब t की टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। टाइम कितना दिया है? 0 से लेके 2 सेकंड तक दिया है, तो 4 तो आ जाएगा बाहर। देखो टी के टर्म में दिया ना 0 से लेके 2 तक, तो 2 सेकंड तक 4 तो आ जाएगा आपका बाहर। कितना आ गया? t³ dt आ गया। अब आप लोग देखो 4 इंटीग्रेट करो, t की पावर 4/4 और 0 to 2,
तो आप लोग 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, t की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 16 जूल आ जाएगा ना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग वैसे डायरेक्ट मत कर देना एफ डॉट एक्स वाले से या एफ डॉट एस वाले से, कर लो फटाफट, या तो रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नोट करो जल्दी से, एस लिख लो, डी एस बाई डी टी लिख लो, डी एस बराबर आ जाएगा टी स्क्वेयर डी टी आ जाएगा, ए का वैल्यू निकाल लो, ए का वैल्यू आने के बाद में एफ का वैल्यू निकाल लो, एफ आते आप लोगों को पता चल गया वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से आप लोगों को बात पता चल जाएगी कि आंसर कितना आएगा। कर लिया कि नोट? करें आगे, आगे आप हेडिंग चेंज करो, कर लिया कंप्लीट, मिटा दिया जाए। आगे हेडिंग चेंज कर लो आप लोग, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले हेडिंग लगाओ आप कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव ही लिखना है ना अपने को, कंजर्वेटिव फोर्स, हेडिंग लगा लो कंजर्वेटिव फोर्स। लगा ली हेडिंग। अब कंजर्वेटिव फोर्स में आप लोग देखो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, किसी को पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? थोड़ा सा इसको समझो। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ए और बी दो कोई पोजीशन आपको दी है, एक पार्टिकल ए से बी तक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। यदि पार्टिकल ए से बी तक उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, ए से बी तक पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे ना। और यदि ये पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स से ए से बी तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, तो पार्टिकल के जो फोर्स से जो भी वर्क डन आएगा आपका, वो वर्क डन इस पाथ में W1, इस पाथ में W2 और इस पाथ में W3, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। यदि कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ए से बी तक जा रहा है, तो तीनों सिचुएशन में W1 बराबर W2 बराबर W3, यानी कोई से भी पाथ से देखो वर्क डन क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा। कहने का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। पार्टिकल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई भी एक, जैसे आपको 3 रास्ते दे रखे हैं, तो किसी एक रास्ते का वैल्यू निकाल लो, तीनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। कब? जब कंजर्वेटिव है। बात समझाई? तो छोटे से शब्दों में लिखो आप लोग, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on the path, only depending on the only and only लिख लो, only and only depends on the position of the particle, position of the particle।
ठीक है, लिख लिया। अब ये छोटा सा डायग्राम बना लो। बना लिया। आप लिख दो इसके नीचे, इफ अप्लाइड फोर्स विल बी कंजर्वेटिव देन वर्क डन विल बी सेम। इफ अप्लाइड फोर्स विल बी कंजर्वेटिव देन वर्क डन विल बी सेम। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। अब आप पूछो सर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स में जो भी वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। याद रखना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो केवल ओनली पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कहाँ से कहाँ तक आपने पोजीशन को शिफ्ट किया वो पोजीशन डिपेंड हो जाएगी। चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में चर्चा करें। थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लो। आपको ये पता चल गया भाई पोजीशन पे डिपेंड करता है। मान लो एक कोई पार्टिकल ए से बी तक गया, दूसरी कंडीशन लिखनी है आपको, फिर वापस घूम के ए पर आ गया। ए से बी तक गया, बी से वापस किस पे आ गया? ए तक, यानी WAB और WB2A। पार्टिकल जैसे ही अपनी इनिशियल पोजीशन पे आया और आपको पूछ लिया कि वर्क डन कितना होगा, A to A। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक पूछ लिया? A to A। A to A में कितना वर्क डन आएगा बताओ, जरा सोच के बताओ। पूरा साइकिल कंप्लीट किया है उसने, तो एक साइकिल का मतलब वो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। ए से चला था, वापस किस पे आ गया? ए पे। वही पोजीशन है जो इनिशियल है वही फाइनल है। इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। पोजीशन में कोई चेंज नहीं तो वर्क डन भी 0 आएगा। क्लियर? सर्कुलर पाथ में आप लोग बार बार बोल देते वैसे कि भाई फोर्स का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो वो अपन देख लेंगे भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बेस पे भी बोल सकते हैं। दूसरा, एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन विल बी 0। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, सेकंड लाइन लिख लो, इन कंप्लीट साइकिल वर्क डन विल बी 0, वर्क डन विल बी 0 if applied force conservative, if applied force will be conservative। ठीक है, लिख लिया, याद रह जाएगा। मतलब एक पूरे सर्कल के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स कितना काम करता है? 0। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, कंजर्वेटिव फोर्स से अपन आगे वाले कल पढ़ेंगे कि भाई फोर्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। जो वर्क डन होता है ना, जैसे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन के बराबर आएगा। कल अपन चर्चा कर लेंगे इसमें क्या कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी एक पूरे साइकिल में वर्क डन कितना है? 0। तो चेंज की यदि चर्चा करें पूरे साइकिल में, सर्कुलर पाथ में, एक कंप्लीट साइकिल में, ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, वैसे तो सब में ही होता है लेकिन अपन कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यदि ये पूरे साइकिल में वर्क डन 0 है, क्या है? पूरे साइकिल में वर्क डन 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी 0 आएगा। और यदि काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक छोटी सी बात ये भी लिख देना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन कंप्लीट साइकिल, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट इन कंप्लीट साइकिल इफ अप्लाइड फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। नोट कर लिया? कौन सा पॉइंट हो गया? 3 नंबर पॉइंट हो गया, ध्यान रह जाएगा। चलिए उसके बाद में आप लोग एक बात और देखो छोटी सी, क्या ध्यान दोगे? पॉइंट नंबर 4, इन पे वापस डिटेल में चर्चा होगी, आप चिंता मत करना, वैसे लिखा ही नहीं रहा हूँ सीधा। कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, तो आप लोगों ने अभी तक ये कर्ल वगैरह कुछ देखा नहीं है। डेल क्रॉस एफ,
where F is conservative force. F is if capital F is conservative force, then del cross F equal to 0. डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0. अब आप लोग कहोगे सर डेल क्रॉस ये क्या होता है? डेल एक ऑपरेटर होता है, ऐसे साइन नहीं लगाते अपन, सीधा ही आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड. ये क्या है? डेल ऑपरेटर, जो अपन थोड़ा सा आप आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करोगे. अभी एक बार सिर्फ देख लो आप लोग, डेल क्रॉस एफ का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. डेल क्रॉस एफ का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक है, यहाँ पे डेल क्या हो जाएगा? आई जे, यानी एक्स में, वाई में और जेड में क्या क्या वेरिएशन है उसे डेल बोलते हैं. ठीक है, तो अपन लिखेंगे आगे, आप लोग डेल ऑपरेटर का वैल्यू लिख लेना. इफ एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स या अप्लाइड फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, देन डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0. डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0. यदि एफ यहाँ पे क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो उसका आप करल करोगे. करल का मतलब डेल क्रॉस करोगे उसके साथ, तो उसका वैल्यू 0 आ गया ना, तो आपको पता चल गया एफ यहाँ पे क्या है? कंजर्वेटिव है. और यदि डेल क्रॉस एफ नॉन इक्वल टू 0 आया, 0 आ गया तब तो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव. और नॉन 0 आया तो क्या हो गया? एफ वेयर एफ इज ए नॉन कंजर्वेटिव, वेयर एफ इज ए नॉन कंजर्वेटिव. ये लिख लेना. एफ डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 तो एफ कंजर्वेटिव, डेल क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू 0 तो एफ क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव. डेल का वैल्यू ये हो जाएगा आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड. लिख दिया. इन पे क्वेश्चन कराएंगे एक एक छोटा छोटा, चिंता मत करना, एक बार लिख लो. और लास्ट बात आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो. देखो, मान लो कोई कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है. कंजर्वेटिव फोर्स ओनली किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन पे. आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का नाम पता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ओनली पोजीशन पे वो डिपेंड करती है. जैसे ग्रेविटी फोर्स के अंदर, ग्रेविटी फोर्स में, ग्रेविटी फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. वो किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पे. तो कंजर्वेटिव फोर्स और रिलेटिव या एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी दोनों में रिलेशन क्या होता है? डी यू बाई डी आर, डेल यू बाई डेल आर. एफ में माइनस का साइन, ये अपन क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा होगी आगे. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करनी है अपने को. ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या अपना? माइनस का डी यू बाई डी आर. इसको ऐसे भी बोलते हैं कई बार ग्रेड यू, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, तो एक बार आप लोग ऐसे ग्रेड यू ऐसे ध्यान रख लेना. ठीक है, एफ का दूसरा नाम क्या हो जाता है? माइनस का ग्रेड यू. ये अपन जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी करेंगे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में चर्चा कर लेंगे. एक बार फॉर्मूला लिख लो. डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप और डेल यू बाई डेल जेड के कैप. यानी ये क्या? पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स वाई जेड के अंदर. ठीक है, तो ये रिलेशन लिखो आप लोग. यू यहाँ पे लिख देना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. एफ क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स. एफ क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स. लिख दिया. एफ इक्वल टू डी यू बाई डी आर. माइनस का साइन लगा दो, पार्शियल डेरिवेटिव कर दो. डेल यू बाई डेल एक्स आई, डेल यू बाई डेल वाई जे, डेल यू बाई डेल जेड के. एफ इक्वल टू क्या जाएगा? ग्रेड यू. एफ इक्वल टू क्या जाएगा? ग्रेड ए. इसको भी ग्रेड बोलते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं, ग्रेड यू. ठीक है, याद रह जाएगा. बिठाऊं? लास्ट और फाइनल बात लिख लो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी. ऐसे लिखो. सेंट्रल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव. सेंट्रल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव. सेंट्रल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव. अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स सीधा से याद रखो, जो किसी सेंटर पे डिपेंड कर रहा है, जो किसी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है.
कोई सेंटर मान लिया, जैसे सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रही ना, तो सन उसका सेंटर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। इतना एक बार लिख लो। अर्थात यदि आप लोग ऐसे लिखो ना कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G(m1m2/r²), यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे बोलते हैं ना। तो 1/r² वालों को सबको क्या बोल देते हैं अपने? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कुल मिला के आर पे डिपेंड, आर वेक्टर लिखते हैं ना अपने से, तो यानी आर पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो एक लाइन और लिख लो छोटी सी, सेंट्रल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। लिख ली पांचों बातें, ध्यान में रह जाएगी। एक बार वापस रिवाइज कर लो फटाफट, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो आप लोग, कंजर्वेटिव फोर्स याद कर लीजिए कंप्लीट बातें। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। दूसरी बात आप लोगों ने क्या लिखी? दूसरी बात आप लोगों ने लिखी होगी कि कंप्लीट साइकिल में कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। और कंप्लीट साइकिल में काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी कितना आएगा? चेंज 0 आएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। पांचवी बात आप लोगों ने क्या लिखी? चौथी लिखी ना, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू कितना आएगा? 0 इफ एफ कंजर्वेटिव फोर्स। और पोटेंशियल और एक फोर्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या आता है? रिलेशन है एफ इक्वल टू माइनस का du/dr, यानी ग्रेड यू बोल सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आप लोगों ने। और सेंट्रल फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। अब आप पूछो सर एक कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? एग्जाम्पल तो बताओ। इतनी बातें इसके बारे में बता दिया आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू आप लोग लिखते हो ना QE, 12th में पढ़ा होगा। एफ इक्वल टू 2 चार्ज के बीच में K(Q1 Q2/r²। r² वाला आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स भी है। ठीक है, एफ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इक्वल टू QE होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स याद है? G(m1m2/r²). r² वाले कौन से होते हैं? सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना? ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरी बात देखो आप, एक आप रिस्टोरिंग फोर्स सुना होगा स्प्रिंग के अंदर, पढ़ेंगे अपन उसको डिटेल में, एनर्जी के साथ साथ पढ़ लेंगे उसको। रिस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू क्या आता है? माइनस का kx। और स्प्रिंग वाला फोर्स ये बन जाता है ना, हाफ kx², हाफ kx², ऐसे आता है ना। हाफ फोर्स ये तो वर्क डन नहीं आता है स्प्रिंग में, हाफ kx²। तो स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। तो आप लोग ध्यान रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, तीनों कैसे है? कंजर्वेटिव है। 3 से काम चल जाएगा अपना। ग्रेविटेशनल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स कैसे हैं? कंजर्वेटिव। अब वापस चलते हैं शुरू वाली बात पे। क्या लिखा था आप लोगों ने कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, उसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल प्रूफ करता हूँ। आप लोगों को सिर्फ ध्यान से देखना है, बाकी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायग्राम देख लेना आप लोग। कैसे कर रहे हैं सर? देखो, एक कोई m मास का पार्टिकल है, थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, हाइट आपको क्वेश्चन में ये दे दी h। ठीक है, जैसे ही इसको छोड़ दिया तो ये नीचे आएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो नीचे आने के इसके 2 रास्ते हो सकते हैं ना, एक तो ये रास्ता W1, या तो ये निकाल लो। अब किसके थ्रू आएगा? याद करो, मास है तो नीचे की साइड में क्या लगेगा? परपेंडिकुलर mg लगेगा ना। mg लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, भले इस रास्ते से निकालूं,
भले ऐसे करके ऐसे आ जाएगा तो भी ये सेकंड रास्ता हो गया ना, तो भी क्या है, कोई से भी रास्ते से आप निकालो दोनों से वर्क डन का वैल्यू सेम मिलेगा। ठीक है, तो अपने को तो कोई एक से निकालना है, लेकिन अपन एक बार दोनों से निकालेंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, आपको क्वेश्चन में क्या कह दिए, एक एम ऑब्जेक्ट दे दिया, यहाँ तक आ रहा है, एच इससे हाइट दे दी, इंक्लाइन प्लेन की थीटा दे दी, एम जी किधर काम करेगा, नीचे की साइड में, एम जी परमानेंट किधर काम करता है, नीचे की साइड में। तो ये वाला आप लोगों को पता है, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा ना, कि ये कितना बना 90 माइनस थीटा, पूरा एंगल कितना होता है 90। तो आगे वाला बहुत बार चर्चा हो चुकी है अपनी, थीटा ही होता है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कोस थीटा, ऊपर की साइड में क्या लग जाएगा, नॉर्मल लग जाएगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो ये बताओ, कोई फ्रिक्शन फोर्स आप आगे वाले ने कुछ कहा ही नहीं है, म्यू का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, एम जी साइन थीटा इसको नीचे लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लेके आ रहा है। तो आपको फोर्स मिल गया, यदि वर्क डन चाहिए आपको तो फोर्स मिल गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप अपनी तरफ से कोई एल या जो कुछ भी मानना है मान लो, एल मान लिया अपन ने। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एल, एफ कितना आ गया, एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो एल यदि एच की टर्म में लिखूं मैं, एक बार तो आप एल लिख दो इसको। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को बताया, जिस भी डायरेक्शन में आपको वर्क डन निकालना है, जिस भी फोर्स से वर्क डन निकालना है, तो आप उस फोर्स का उसके अलोंग कंपोनेंट ले लो। तो अलोंग, इस फोर्स का अलोंग कंपोनेंट एल के अलोंग यही है ना, एम जी साइन थीटा। अब आप लोग देखो इस डायग्राम के अंदर, इस राइट ट्राइंगल के अंदर ये थीटा है, ये आप लोगों ने एल अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, ये एच है। तो साइन थीटा यदि मैं लिखूं तो क्या बनेगा, एच बाई एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या बनेगा, एच बाई साइन थीटा, एच बाई साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा, एल क्या आया, एच अपॉन साइन थीटा। क्या साइन थीटा उठ जाएगा, तो कितना बच गया, एम जी एच। फर्स्ट रास्ते से, फर्स्ट पाथ से वर्क डन कितना आया, एम जी एच। क्या दूसरे रास्ते से चेक कर ले, ठीक है, दूसरे रास्ते से चेक करते हैं। सेकंड रास्ता आपको क्या कह रहा है, सेकंड रास्ता यदि आप ऐसे करके ऐसे आते तो यहां तक देखो, पहले तो ये हाइट आपको कितनी दी है, एच, इसके अलोंग फोर्स कौन सा है, एम जी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कोस 0 हो गया। तो आप लोग यहां तक आने में क्या करोगे, एम जी एच, एम जी भी नीचे है, एच दोनों की सेम डायरेक्शन, तो एम जी एच आ गए, प्लस इस वाले में अब देखो यहां तक पहुंच रहे आप लोग, एम जी किधर है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। कोई से भी पॉइंट पे देखो एम जी तो है नीचे और ये आगे की तरफ एस, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। तो यदि एम जी और एस के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो कितना आ गया वर्क डन। तो इस वाले पे तो कितना आएगा वर्क डन, 0। तो आगे वाले पे कितना लिख दूं मैं, 0। क्यों, आप लोग क्या लिखोगे, एम जी तो नीचे है और एस कोस 90 लिख लो एक बार यदि लिखना चाहो तो आप लोग। तो सेकंड पाथ में आ जाएगा एम जी एच और वो कोस 90 कितना हो गया, 0। तो ये सेकंड पाथ में भी क्या आया, एम जी एच। फर्स्ट पाथ में भी क्या आया, एम जी एच। क्यों सेम आया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन, एम जी। क्लियर, बात समझ आई। तो आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई, भले इस पाथ से निकाले भले इस पाथ से निकाले, दोनों पाथ में वर्क डन का वैल्यू सेम मिलेगा, दोनों पाथ में वर्क डन का वैल्यू सेम मिलेगा, जो इजी लगे उससे निकालिए करो। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी आप लोगों को पता है, वास्तव में कंजर्वेटिव फोर्स पोजीशन पर डिपेंड करता है। पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 0 से एच ही तो है, कितनी है, 0 से एच। फोर्स कितना है, एम जी, तो एम जी एच आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक बार बता दिए। आप लोग यदि नोट करो तो इसमें और कुछ ज़्यादा नोट मत करना, सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम बना लो, एम लिख लो और एम के बाद में और फटाफट नोट कर लो। चलो, दोनों पाथ में वर्क डन सेम आ जाएगा। लास्ट में लिख देना W1 इक्वल टू W2, W1 इक्वल टू W2। यहाँ पे यदि आप लोगों को ये वाली लाइन नहीं दिख रही हो तो आप लोग ऐसे लिख लेना,
mgh प्लस लगा दिया मैंने mgs ये वाला, और कोस 90 लिखा था मैंने, mgs कोस 90 डिग्री है, ठीक है ना। और कोस 90 तो वैसे भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। mgs कोस 90 है लास्ट वाला, तो कोस 90 0 हो जाएगा, क्यों mg और s के बीच में एंगल कितना है 90, तो कोस 90 0, तो सिर्फ mgh बच जाएगा। तो फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ में वैल्यू क्या हो जाएगी वर्क डन की, सेम हो जाएगी, याद रह जाएगा। कुल मिला के डायग्राम बना के आप लोग सीधा लिख लो mgh इक्वल टू W1 इक्वल टू W2, ये नोट कर लो। नोट कर लिया? आप लोगों को ज़्यादा नहीं नोट करना, बस ये नोट कर लो, बस ये तो प्रूफ करने वाली बात थी, ठीक है। मिटाऊँ मैं इसको? चलिए आगे देखो, आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई होगी कि भी पोजीशन में कितना चेंज आए उसको मल्टीप्लाई कर देना, यदि ग्रेविटी की बात आई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देना। कोई पार्टिकल, कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस हो गए ए से बी, लिखना चाहो तो लिख लो। ए चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो। ए चार्ज displaced from A to B according to diagram in uniform electric field, uniform electric field, then work done, first option W3 ज़्यादा, W1 उससे कम और W सेकेंड सबसे कम। बी ऑप्शन यह कह रहा है W3 भी ठीक है, W1 भी उसके ठीक है, और ये नहीं तीनों इक्वल। और थर्ड फर्स्ट ज़्यादा बता दिया, ये वाली सिचुएशन है। और लास्ट क्या हो गया, नन ऑफ दीज, ठीक है। अपने पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप लोग ये बताओ, अब आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आया, कौन से फोर्स के लॉन्ग आएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। चार्ज है, चार्ज ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ है, तो बताओ वर्क ऐसे से आ रहा है 3 पाथ से, तो सीधा सा है कौन सा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना। एफ इक्वल टू आप लोगों को क्या बताया, क्यू। वैसे आप लोग आंसर दे सकते हो आराम से, कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर आएगा ना। क्यों आएगा बी आंसर, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन तीनों में कैसा आएगा, सेम आएगा। कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, डायग्राम बना के ए बी सी डी लिख लो, और इसको किसका आंसर टिक कर देना, बी को टिक कर दो, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, फटाफट नोट करो जल्दी से। उसके बाद में आप लोग देखो, ऐसे ही ग्रेविटी में देके पूछ सकता है आपको। एक आपको ऐसे मान लो कोई बॉल ऊपर रखी है, ऐसे सीढ़ियों के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से एच हाइट आपको दे दी, यहाँ से ये बॉल है, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे टप 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 नीचे लाई गई है। सिर्फ डायग्राम को देख के आंसर देना और कुछ नहीं देना। ऐसे ये बॉल एम मास की थी और एम मास से ऐसे टप 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 करते 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 नीचे आई, यहाँ तक आ गई। बताओ वर्क डन, फटाफट बताओ कितना आएगा, मैं बता दूं या आप लोग कमेंट करोगे, कितना आ जाएगा, mgh
क्या आप पेड़ियाँ देखोगे क्या कैसे सीढ़ियाँ हैं, कैसे टप 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 करती नीचे आ रही है? आप तो क्या देखोगे, कहाँ से कहाँ तक आई है, ऊपर से नीचे आ रही है ना। तो पोजीशन में कितना चेंज हुआ, एच से लेके 0 तक, तो वर्क डन कितना हो गया, mgh। क्यों, mg के कारण तो नीचे आई। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है आप लोगों को, यदि पोजीशन चेंज हो रही है तो वहाँ पे सीधा आप लोग जो भी जहाँ से भी कितनी भी पोजीशन चेंज हो रही है सीधा आप लोग mgh लगा दो ग्रेविटी वाली में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली में लगा दोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स वाली में लगा दोगे, स्प्रिंग वाली में लगा दो। फटाफट नोट कर लो, ध्यान रह जाएगा। अब बताने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा डिटेल में। चलिए, ये तो थी पहला डायग्राम के अकॉर्डिंग। दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को समझ आ गया, एक साइकिल के अंदर वर्क डन 0 होगा, क्योंकि पोजीशन वहीं की वहीं आ गई। पोजीशन यदि वहीं की वहीं आ गई तो वर्क डन कितना रहेगा, वर्क डन 0 रहेगा। क्यों, पोजीशन में चेंज ही 0 आ। तो इस पर एग्जाम्पल की तो कोई आवश्यकता है नहीं आप लोगों को। तीसरा क्या बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, किसके अंदर है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज की ज़्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं है, वो अपन काइनेटिक एनर्जी में आगे वाले में टॉपिक में कर लेंगे। उसके बाद में लास्ट बात थी अपने पास कर्ल वाली। कर्ल वाली बिल्कुल नहीं है आप लोगों के, डेल क्रॉस एफ लिखा था ना। देखो आपको मैं प्रूफ करके देता हूँ। क्वेश्चन कैसे देगा आगे वाला, कोई आपको एफ दे दिया, ठीक है, जैसे एक्स आई कैप दे दिया, 2y जे कैप दे दिया, जेड के कैप दे दिया, ऐसे लिखा गया एफ वेक्टर। आपको पूछ लेगा, आपको एक्सप्लेन करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। एफ दे दिया और क्या पूछा है, कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। तो उसका आइडिया कैसे लगाएं, आप एफ डेल क्रॉस एफ लिखो। यदि उसका वैल्यू 0 आ गया तो एफ कंजर्वेटिव है, और 0 नहीं आया तो नॉन कंजर्वेटिव है। ऐसे देखो, आई जे के लिख दिया। पहले डेल के कंपोनेंट आएंगे, उसके बाद में एफ के कंपोनेंट आएंगे। डेल का पहला कंपोनेंट देखो, डेल अपॉन डेल एक्स है ना, लिखा था आप लोगों को, डेल अपॉन डेल एक्स, इसमें डेल अपॉन डेल वाई, इसमें डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एफ का पहला कंपोनेंट एक्स, दूसरा 2y, तीसरा जेड, यही है। अब आप लोगों को इसको ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट करें अपन, तो क्या आया, ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, y का। करना किसका है, z का। तो y के रिस्पेक्ट में z का करोगे, कितना आंसर आएगा, 0। z के रिस्पेक्ट में y का करोगे, कितना आएगा, 0। तो डेल क्रॉस एफ में आई कैप 0, y वाले में ध्यान दो, x के रिस्पेक्ट में किसका करोगे, z का। z के रिस्पेक्ट में x का करोगे, 0। x के रिस्पेक्ट में y का, y के रिस्पेक्ट में x का, 0। इसका मतलब डेल क्रॉस एफ तो कितना आ गया, 0 आ गया। एफ कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, कौन सा हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो, कर लोगे नोट, याद रह जाएगा। ऐसे आप लोगों को करना है, मिटा दूं, जल्दी से नोट कर लो। आई जे के लिख लो, कंपोनेंट लिख लो डेल के पहले, तो फिर एफ के कंपोनेंट लिख लो, और डेल क्रॉस एफ यदि 0 आ गया तो क्या हो गया, कंजर्वेटिव है, और 0 नहीं आता तो नॉन कंजर्वेटिव था। ठीक है, चले आगे, थोड़ा जल्दी करके नोट कर लेना। उसके बाद में आप लोग देखो, ऐसे दूसरा दें क्या, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, या आगे वाला कर लूँ, कर लोगे ऐसे तो आप लोग आराम से। चलो, अब लास्ट वाला क्या लिखा था आप लोगों ने, एफ, और उसमें लिखा था आप लोगों ने डी यू बाई डी आर, ऐसे लिखा था ना। और डी यू बाई डी आर को आपने ऐसे लिखा था, डेल यू बाई डेल एक्स, आई कैप डेल यू बाई डेल वाई, जे कैप डेल यू बाई डेल जेड, के कैप, ये दिया था। यानी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दे तो कंजर्वेटिव फोर्स बता सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स दे दे तो पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। तो इसकी ज़्यादा चर्चा पोटेंशियल एनर्जी में कर लेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल देख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी, क्या दी, 2x² + y दे दी, और आपको पूछ लिया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
कंजर्वेटिव फोर्स एट द पॉइंट ऑफ, लिख लो, यू लिखो, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, लिख लिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एट द पॉइंट ऑफ 110, 110, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ 110। तो आप लोगों को क्या पता है, u दिया है, तो f बताने में क्या करें, इधर से क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो f क्या बनेगा, पहला लिखो आप लोग, डेल अपॉन डेल एक्स है, u का वैल्यू क्या है 2x² + y², आई कैप लगाओगे, प्लस में क्या जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई 2x² + y², क्या लगाओगे जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड क्या लगाओगे 2x² + y², के कैप लगा दोगे ना। अब यहाँ ध्यान दो आप लोग, पहले में मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, x के रिस्पेक्ट में। पहले में देखो इसका कितना आएगा 4x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 0, आई कैप लगा दिया। दूसरे का देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करें तो x का 0 और y का कितना है 2y, जे कैप हो जाएगा। तीसरे के रिस्पेक्ट में z है ही नहीं तो कितना आ जाएगा 0, के कैप। f का वैल्यू ही आ गया, पॉइंट दिए ना आपको 110, तो यहाँ पे रखो आप लोग f, माइनस का साइन 1, x की जगह रख दिया, y की जगह रखो 1, 2j रख दिया, z की जगह 0 है ही तो पहले से 0 है, तो क्या आ गया f इक्वल टू अपना माइनस का 4i माइनस का 2j, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जब पोटेंशियल एनर्जी दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, फटाफट नोट कर लो ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बातें कर ली ना, कल अपन नेक्स्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉन कंजर्वेटिव आज अपन ने डिस्कस नहीं किया, कल 5 मिनट लगेगी, फटाफट कर देंगे, ठीक है, कल आते ही कर लेंगे इसको, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।